नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो कल हमने बात की हुई थी बंगाल विभाजन 1905 के बारे में। और आज हम देख रहे हैं कुछ पोर्शन वहाँ पे रह गया था जिसमें क्या साधन अपनाए गए थे विरोध प्रदर्शन के, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि सूरत का विभाजन कैसे हुआ है। ठीक है, सूरत का विभाजन कैसे हुआ है 1907 में। 1907 में क्या ऐसे पहलुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बात हो जाए एक बार सब्सक्रिप्शन के बारे में, कैसे मेरे कोर्स सब्सक्राइब करने हैं या फिर जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज है उनके कोर्स कैसे आपको सब्सक्राइब करने हैं। तो आप क्या करेंगे, फटाफट सुन लेंगे। ओके, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे है डेली लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आप डेली लाइव क्लासेस में ही आप जो है किसी टीचर से किसी एजुकेटर से क्या है इंगेज रह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आ रहा है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको यहाँ पे सारे मिलेंगे। जैसा कि मैं भी कराता रहता हूँ, मैं लगातार लाइव टेस्ट और क्विजेज जो है वो कंडक्ट करता रहता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ और उनका स्पष्टीकरण भी आपको मिलता है। तो खुद को इवेल्युएट करने का, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसको इवेल्युएट करने का, मूल्यांकन करने का आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लाइव टेस्ट और क्विजेज में जाएंगे। ठीक है, तो लाइव टेस्ट और क्विजेज जो है ये आपको यहाँ से मिलते रहते हैं, रेगुलर होते रहते हैं। और जैसे फैकल्टी कोई टेस्ट कोई पढ़ा देते हैं फैकल्टी या एजुकेटर, तो उसके बाद में आप देखेंगे ये जो है आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है ये आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब है कि जो यूपीएससी द्वारा कोर्स सिलेबस डिफाइन किया गया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वैसे ही आपको यहाँ पे कोर्सेज सारे मिलेंगे। और सारे टीचर जो है वैसे ही पढ़ाते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है अन अकेडमी पे इस समय पढ़ा रहे हैं। तो सब लोग आप जानते हैं। ठीक है, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा है अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया, वन सब्सक्रिप्शन मतलब आपने ओवरऑल पूरे जितने भी कोर्सेज रनिंग में हैं, अगर हिंदी मीडियम में किए होते हिंदी मीडियम के, अगर बाइलिंगुअल के किया है तो बाइलिंगुअल में, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम का किया हुआ है और वो क्या है, तो सारे के सारे जितने भी 15,000 कोर्सेज रनिंग है वो सारे आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो नए और पुराने वीडियो सारे जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड एक्सेस है। जिसके लिए आपने पे नहीं किया वो भी आपको जो है यहाँ पे वीडियोस मिल जा रहे हैं। जो मेरी स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से क्या है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम जैसे ही सर्च करेंगे, अब मेरी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लगभग 800-900 क्लासेस जो वहाँ पे पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से, मेरा नाम अमित कपूर है। कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। पीआर हुआ मैं पीपीसीएस मेंस यूपीएससी में। आज जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अन अकेडमी अंडर स्कोर अन अकेडमी अंडर स्कोर अमित कपूर पे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन में करा रहा हूँ, डेली लाइव क्लासेस चल रही है तो आप यहाँ लोक प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन में पढ़ाऊंगा और अब पीएसआईआर भी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट, लगभग 60% से अधिक पोर्शन में जीएस का यूपीएससी में कवर कर रहा हूँ और 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, और अन अकेडमी पे लगभग 7-8 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है इनके गाइडेंस में 55 से 60 जो है वो आईएएस निकाला हुआ है। रिकॉर्ड के लिए आप क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। ठीक है, कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो टॉप मोस्ट फैकल्टीज 15,000 से अधिक कोर्सेस हैं यहाँ पे। देखो, करंट अफेयर भी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी भी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, कोर्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी समरी ये सारे आपको मिल जाएंगे। प्लस कोर्स भी यहाँ पे आपको दिया गया है। प्लस कोर्स में क्या है, मेरा कोड यूज करेंगे AMR10।
AMR10 मेरा कोड यूज करेंगे तो ये आपको लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ये सारा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये फी कितनी है एक साल की? 59,500। और मेरे जैसे कोड यूज करेंगे, रेफरल कोड को यूज करते चले, बेनिफिट लेते चले, मेरी क्लासेस लेते चले सारी, हाँ, मेरा कोर्स लेते चले और आईएएस बनते चले, ठीक है, ये प्रक्रिया रहेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, कोड सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करते हुए सब्सक्राइब कर देंगे। 2 साल का है 72,000। यहाँ फी कितनी है? ये है 64,800 हो जाएगी। अगर 10% आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड, जो कि आपकी सफलता का भी कोड है, इसको यूज करते चले। 3 साल का भी कोर्स है 90,000। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 81,000 में आपको मिल जाएगा जब मेरा कोड यूज करेंगे। तो ये रहा प्लस का। और आइकॉनिक भी है। आइकॉनिक में बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैसिलिटीज दी जा रही, बेनिफिट जो आपको मिलेंगे जब मेरा कोड यूज करते हुए सब्सक्राइब करेंगे, तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी पहले एक बार देख लो। ये सारी चीज़ें तो 4 कॉमन है, दोनों में ही कॉमन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल कोच दिया जा रहा है। पर्सनल कोच बेस्ट आप देखेंगे, किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी कोई पर्सनल कोच नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। स्टडी प्लानर नहीं बना के दिया जाता है। और पर्सनलाइज फीडबैक नहीं होता। तो ये सारे काम कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी नहीं ऐसा कभी होता था। यहाँ तो मैंने ये भी देखा हो कि टीचर तो बहुत कम क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनलाइज फीडबैक के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये आप पर्सनल कोर्स दिया गया है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी निखारने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपके साथ में कोई ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ में ऐसा रहे, जो कि पर्सनल कोच वही भूमिका निभाते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी निखरे और आप इंटरव्यू में भी अच्छा काम कर सकें, ठीक है, अच्छा जवाब दे सकें। क्योंकि जब आप रूबरू होने लगते हैं किसी से जो कि मेंस दे रखा है, तो वो सारे जो उनका नॉलेज है वो आपके पास में चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। कोर्स हमेशा हर एक में यही काम आएगा। आप कैपिटल ए, कैपिटल एम, कैपिटल आर और 10। ओके, ये रहेगा। तो यहाँ पे 69,500 है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 62,550 में मिल जाएगा, ये 10% की छूट के साथ में। और यहाँ पे 2 साल का भी कोर्स है 1,07,000 में। और जब मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 96,300 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 साल का भी यहाँ पे कोर्स दिया गया है, 1,41,000 में है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो 1,26,900 में ये मिल जाएगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन ये कर रहे हैं, जो लोग 12th में है, जो या फिर जो लोग भी इच्छुक हैं, वो आइकॉनिक ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये 10% का डिस्काउंट हर एक में मिल रहा है। मेरा कोड जब यूज करेंगे, वो क्या है, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में है। आप देखो यहाँ पे 27,500 है फीस। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 24,750 जो है, ये आपको यहाँ पे इतने में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। ये कॉम्बैट चल रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो है अल्टरनेट संडे में होता है, जैसे अभी हुआ है। तो अब इस संडे को नहीं होगा, अगले संडे को होगा। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी नए बैचेस आ गए हैं। ये जीएस उसके पीटी के लिए 6 महीने रिमेनिंग है। आप देख रहे हैं 2021 प्रीलिम्स के लिए। तो क्या करेंगे, फटाफट ज्वाइन करेंगे। मेरा कोड यूज करते हुए, मेरा कोड है AMR10। इस कोड को यूज करते हुए क्या करेंगे आप लोग, 6 मंथ का कोर्स जो है वो 2021 के लिए यहाँ पे रनिंग है, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा है 1 साल के लिए, जो कि अभी 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। और 2 साल का भी कोर्स है, अल्टीमेट कोर्स है, बाइलिंगुअल है, टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इनका कोर्स जो लेंगे मेरा कोड यूज करते हुए, ठीक है, मेरा ही कोड यूज करते हुए क्या करेंगे, इसको आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 10% की छूट। ये देखिए 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ये सारे 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें बाइलिंगुअल है, लक्ष्य है, एक्सपीडिशन है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो।
ये 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी, जो भी इच्छुक हैं सब ले सकते हैं, बैच चल रहे हैं। आइकॉनिक के प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट क्या कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। AMR10 कोड को सब्सक्राइब करते हुए मेरे भी सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरी स्पेशल क्लास में जुड़ जाएंगे। मेरे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। लोक प्रशासन में करा रहा हूँ, कितना पोर्शन में कवर करूंगा अनअकैडमी पे, तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स तथा करंट अफेयर को मैं कवर कर रहा हूँ। सारी चीजें ये कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, और एक खास बात क्या है, एनसीईआरटी की जो समरी है ज्योग्राफी की, मैं उसको भी कवर करूंगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है क्या करेंगे, फटाफट जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे और ये सारा जो है कोर्स लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमने ये देखा हुआ था कैसे उदय हुआ है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और इस पे हम लोग देखे हुए थे कि किस तरह से जो है आंदोलन आगे बढ़ रहा था और साधन क्या अपनाए गए, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस का। इसके बाद में हम लोग सूरत विभाजन भी देख लेंगे इसी के बीच में। तो ये आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और कल एक क्लास लेंगे हम, जिसमें क्या है, जिसमें आपका ये होम रूल लीग आंदोलन है, कांग्रेस का लखनऊ समझौता है, मॉन्टेगू की जो घोषणा है, इस पे हम लोग कल बात कर लेंगे। तो ये आपका लगभग लगभग राष्ट्रीय आंदोलन 1905 1919 के बीच कवर हो जाएगा, तो इसके हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो Unacademy_, अमित कपूर मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हमने देखा हुआ था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद में ये सारी गतिविधियां हो रही थी, तो इस पे हमने सारी चर्चा कर ली हुई है। ये सारी की सारी हमने इस पे चर्चा की हुई है कि इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से साधन अपनाए गए थे और इसके बाद में क्या किया गया है। इस पे हमने चर्चा की, कांग्रेस किस तरह से इस समय पार्टिसिपेट कर रही है वहाँ पे। ये सारी चीजें हमने बात की हुई थी। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ तक हमने कल चर्चा की हुई थी, यहाँ तक हमने कल चर्चा की हुई थी, यहाँ तक कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें है, ऐसा जो है अरविंदो घोष बोलते थे। उन्होंने नारा दिया हुआ था कहीं कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। इस पर हमने बात की हुई थी। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं आज, संघर्ष के नए स्वरूप क्या वो अपनाए गए हुए थे, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अपनी महत्ता रखता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला है, उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रुख को एक नए आयाम से जोड़ा हुआ था, और उन्होंने क्या किया हुआ था, जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। हमने देखा हुआ था कि किस तरह से नरमपंथी और गर्मपंथी या उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के लोग जो है वो कैसा आपस में मतभेद, एक मत एकता नहीं थी उनमें में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया, नरमपंथियों को अवधारणा को पूर्णतया नकार दिया हुआ था, और क्या क्या संघर्ष के नए तरीके अपनाए हुए हैं, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे तरीका है कि विदेशी वस्तुओं की उन्होंने बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। दूसरा, जनसभाओं एवं विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं, स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन किया गया है। तो ये सारे आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और आप लोग गलत भी कर देते हैं, ठीक है। कि क्या क्या साधन अपनाए गए थे, स्वदेशी संगठन एवं समितियों का गठन किया जा रहा है यहाँ पे, एनजीओ का गठन, अगर आपको लग रहा है कि उस टाइम ऐसी अवधारणा नहीं थी, तो एनजीओ का गठन भी वहां पे किया जा रहा है, ठीक है। परंपरागत एक लोक नृत्यों का या कह सकते हैं उत्सवों का एक जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में बहुत ज्यादा योगदान था। और भी देखेंगे किसने ये सारी चीजें की हुई हैं, ठीक है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, ये देखिए, ये भी यहाँ पे ये एक नए साधन के रूप में है, संघर्ष का एक नया स्वरूप है, उसके साधन यहाँ पे ये इसका प्रदर्शन इस तरह से किया जाता है। स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, और सांस्कृतिक जगत का यहाँ पे आपको भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, एक एक करके पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कैसे किया गया है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ, ठीक है, इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई है, ठीक है, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई है। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार में क्या क्या आएगा, ये सारे के सारे बीएमआई आप लिखेंगे यहाँ पे। एंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार यूपीएससी जो है वो, या अदर स्टेट पीसीएस की बात करूं, सब क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। हाँ, किसी भी कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो रहा हो, हर एक में ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो वस्तुओं के बहिष्कार में क्या क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, और विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, होता था कि नमक और चीनी ऐसा बहिष्कार जैसी कुछ चीजें हो सकती है क्या, हाँ ये हुई हुई है, ठीक है, ये हुई है, नमक एवं, हाँ इसमें चीनी का बहिष्कार करना है। इसके बाद में विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मण से अपील भी की गई, हाँ, कि आप जो है किसी ऐसे विवाह समारोह में मत जाइए जहाँ पे विदेशी वस्तुएं हो, वहां का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पे आप जो है ऐसा कोई शादी विवाह नहीं कराएंगे जाके। तो यहाँ पे पंडितों जो ब्राह्मण है उनसे भी अपील की जाती है कि आप ऐसा नहीं करें। धोबियों से कपड़ा धोने से इनकार करने का भी आग्रह किया गया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। धोबियों से कपड़ा धोने से इनकार करने का भी आग्रह किया गया है। पंडितों से विवाह समारोह जिसमें जिसमें विदेशी सामान यूज हो रहा उसमें जो है इसको यूज नहीं करना है। नमक और चीनी का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना है। ये सारे जो है आप देखेंगे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंतर्गत साधन अपनाए गए थे। जल सभाएं, दूसरे नंबर पे हम लोग जा रहे हैं, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन। बड़ी लंबी चौड़ी जनसभाएं यहाँ पे देख रहे हैं आप आयोजित की जा रही हैं, और विरोध प्रदर्शन भी ये किए जा रहे हैं, ठीक है। तो विरोध प्रदर्शन और जनसभाएं ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि क्या क्या साधन अपनाए गए थे। स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का यहाँ पे क्या है, गठन किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों का और समितियों का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे एनजीओ नहीं काम करते थे, तो ये आपकी गलत अवधारणा है। उस टाइम क्या है, एनजीओ का भी गठन किया गया था। यहाँ पे समितियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के नए नए तरीके अपनाए जा रहे थे। क्या क्या है, इस अभियान में समितियों, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ एवं जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। तो इस यहाँ पे देखेंगे तो अभियान में एनजीओ का भी यहाँ पे गठन किया गया, ये भी क्या है यहाँ पे सहायता कर रहे हैं। बारिशल में अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेशी बांधव समिति इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वदेशी बांधव समिति भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वदेशी बांधव समिति कहाँ पे किस समय क्या कार्य कर रही थी, किससे रिलेटेड है, कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, 1905 के बंगाल विभाजन या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से रिलेटेड है। यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्त और उनकी स्वदेशी बंधु समिति को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसने क्या कार्य किए हैं, लोकप्रिय समिति थी, तो इसने क्या किए, क्या क्या यहाँ पे देखें विभिन्न तरीके जो अपनाए गए थे वो क्या क्या है। व्याख्यानों का जो है आयोजन करना है, यहाँ पे व्याख्यानों का आयोजन करना मतलब व्याख्यान देना जाके लोगों के बीच को इकट्ठा करके उनको क्या है बातें करना कि हाँ चीजें ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। दूसरा है स्वदेशी गीतों को गाना, ठीक है, स्वदेशी गीत गाए जा रहे थे, स्वदेशी गीत गाए जा रहे थे। कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जा रहा था, और ये सारी समिति जो है वो काम कर रही थी, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे अकाल महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग करना, नए स्कूलों की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो स्वदेशी बंधन समिति है बहुत सारे कार्य कर रही है, तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ओके। इसके बाद में अगला पॉइंट था परंपरागत एवं यहाँ पे लिखेंगे परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। और परंपरागत में क्या है, उत्सवों में मेलों का आयोजन किया जाता था। उग्रवादी विचारधारा ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का क्या है आयोजन किया हुआ था यहाँ पे, तो ये प्रयोग किया है इसके लिए, ठीक है, मेलों का क्या है प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मेला लगे हुए हैं। नेक्स्ट उदाहरण के स्वरूप आप देखेंगे
तो तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र में अपितु पूरे बंगाल में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख जो है वो माध्यम बन गया हुआ था। ठीक है, तो तिलक जी के गणपति एवं शिवाजी जो उत्सव है वो भी आप कह सकते हैं कि नए विरोध प्रदर्शन के या कह सकते हैं साधन के रूप में उभरे हुए थे। तो बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का भी प्रयोग इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने के लिए किया गया था। बहुत सारे साधन माध्यम अपनाए जा रहे हैं जिससे कि जो है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन सफल हो। ठीक है, अ, दे बंगाल या बंगाल के बाहर कई सारे जगहों में आप देखेंगे कि तिलक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को अग्रसर किया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लगातार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, ये भी एक नया कार्यक्रम था। इसमें क्या किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। अरविंद घोष इसके क्या है वो प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कलकत्ता नेशनल कॉलेज जो है वो खोला गया, तो किससे प्रेरणा लेके खोला गया, शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेते हुए, एक मोटिवेट होते हुए कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का स्थापना की गई। और इसके जो पहले इसके प्रधानाचार्य है वो कौन, अरविंदो घोष नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये कलकत्ता में नेशनल कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शीघ्र ही कई देश के अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेज है वो खोले जा रहे हैं, कॉलेजों की क्या है स्थापना की जा रही है। कॉलेजों एवं स्कूलों की यहाँ पे स्थापना की जा रही है। साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु यहाँ पे एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जो कि 2017-18 में का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में जो साधन अपनाए गए थे, किस तरह से विरोध प्रदर्शन को उसमें कौन क्या शामिल किया गया था, किसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्थापना यहाँ पे की जाती है 1906 में। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे है। ठीक है, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई है और कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया हुआ है, किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेते हुए। समाचार पत्र के माध्यमों से शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, देख रहे हैं समाचार पत्र को भूमिका यहाँ पे। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई ना। तो ये सारे माध्यम अपनाए जा रहे हैं जिसको क्या है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो है वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखेंगे कि तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान का भी सहारा लिया गया है। यहाँ पे यहाँ सॉरी इसकी स्थापना की गई, सहारा लिया गया, जिससे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो है वो सफल हो गया। मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु जापान भेजने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या है कि जो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जापान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप देखो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मुद्दे देखने को मिलेंगे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें साबुन, कपड़े और माचिस की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। साबुन, कपड़े और माचिस की फैक्ट्रियां, हथकरघा कारखाने यहाँ पे, और बैंक, बीमा कंपनियां भी खोली गई थी। तो इसको भी आप याद रखना, क्योंकि आप की सोच जो है हो सकता है आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या है ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसे वहां पे, तो बैंकिंग सेक्टर भी या बीमा कंपनियां भी वहां पे खोली गई थी। ठीक है, बैंक भी खोले गए थे और बीमा कंपनियां भी यहाँ पे खोली गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं भारतीय उद्योग का जो प्रोत्साहन मिला हुआ है, ये सारे कार्य किए गए और इनके जरिए क्या किया गया है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को एक नई दिशा, नई दशा जो है वो प्रदान की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। ओके,
आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल फैक्ट्री स्वदेशी स्टोर, जो केमिकल स्टोर है उसकी स्थापना, स्वदेशी स्टोर की स्थापना की यहाँ पे। ठीक है, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की भी यहाँ पे स्थापना की। बहुत सारी चीजें हो रही, सब आपको याद रखनी है, क्योंकि सबसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार। ओके, सांस्कृतिक जगत का प्रभाव, क्या क्या सांस्कृतिक जगत का यहाँ पे प्रभाव रहा है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस काल में महान राष्ट्र कवि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन आ और द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, ये सब नाम याद रखेंगे आप। सैयद अबू अहमद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कवियों एवं गीतों की यहाँ पे रचना की है, कविताओं की रचना की है और गीतों की रचना की हुई है। ठीक है, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली हुई है। और इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलकों को अभूतपूर्व प्रेरणा दी। ठीक है, तो यहाँ पे अमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम दोनों ही गीत बहुत ज्यादा प्रचलित थे। हमने देखा हुआ था कि किस तरह से वंदे मातरम गीत को जो है वो बंद करवा दिया गया था, कि जो भी गाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे यहाँ पे आप देखेंगे पहलू शामिल करेंगे। अब विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों ने देखेंगे अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए हुए थे, कई सारी रिसर्च की हुई है उन्होंने, जिनकी ना केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व में ये प्रशंसा हो रही है यहाँ पे। तो कितने सारे कार्य यहाँ पे आप देखेंगे वो किए जा रहे हैं, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद में भी क्या, चित्रकला के क्षेत्र में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया। मुगल, अजंता और राजपूताना काल की जो चित्रकला है उससे प्रेरणा लेकर अनेक चित्रकार, राष्ट्रवादी चित्रकों का निर्माण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे साधन अपनाए जा रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। तो ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से करना है, कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं, सब देखेंगे। ओवरऑल ए टू जेड एकदम से सारे के सारे साधन अपनाए जा सकते हैं, फिर वो चाहे सांस्कृतिक विरोध हो, फिर चाहे वो मैं कॉलेज, स्वदेशी कॉलेज और स्कूल खोलने हो, या फिर आप कह सकते हैं ग्रंथों, या कह सकते हैं साहित्य का योगदान हो, शिक्षा का योगदान हो, या आप कह सकते हैं विज्ञान का हो, हथकरघा का हो, फैक्ट्री जो भी लगे, सब कुछ यहाँ पे आप देखेंगे। ये हर एक चीजें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, हर एक चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एक एक बार में एक ही कॉम्बिनेशन में आपको सारी चीजें मिलेंगी। समाचार पत्रों की भूमिका यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मेलों का भी भूमिका मिलेगी। ठीक है, स्वदेशी संगठन एनजीओ की भी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन, सारे जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल जाते हैं। तो ये सारे साधन, ये सारे साधन आपको याद रखने हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आगे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकला को भी बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया जा रहा है, मुगल, अजंता और राजपूताना काल की चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए। ठीक है, प्रेरणा लेते हुए, मोटिवेट होते हुए सारी चीजें की जाती है। सामूहिक आंदोलन का आधार क्या था, एक बार हम लोग फटाफट से बात, सॉरी, आंदोलन का आधार क्या है, आंदोलन का आधार क्या है, यहाँ से आपसे पूछे जाएगा क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं मेंस का भी बताता चलूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लो एक बार, क्या इसका सामाजिक आधार है, समाज के कौन सा तबका जो है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आज के पहले या इसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होने तो वाली हैं, लेकिन इससे पहले जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि छात्रों ने किसी राष्ट्रीय आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में हिस्सा लिया हो। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर इस आंदोलन का मैं सामाजिक आधार की बात करूं, अगर मैं सामाजिक आधार देखूं, तो यहाँ पे
छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जिन संस्थाओं के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली राशि, सहायता, छात्रवृत्ति सब कुछ रोक दी गई और अनेक छात्रों पर भारी जुर्माना लगाए गए। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये दमन भी यहाँ पे हुआ है, ये दमन भी हुआ। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछेगा, क्योंकि भाई सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि आयोग घोषित कर दिया। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। पूछ सकता है कि भारी जुर्माने तो लगाए गए, लेकिन सरकारी नौकरियों को क्या है, अयोग्य घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे अयोग्य घोषित किया गया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन, तो ध्यान से सारी चीजें देखेंगे आप। जुर्माने भी खूब लगाए गए थे और अयोग्य भी घोषित कर दिया गया था। सहायता एवं छात्रवृत्तियां जो है वो रोक दी गई थी। और ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार इतना व्यापक है। क्यों? क्योंकि छात्रों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, महिलाओं ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। भले ही आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति हुई है, उसमें कई वीरांगनाओं ने क्या किया हुआ है, हिस्सा लिया हुआ है और अंग्रेजों के साथ में क्या है, युद्ध किया हुआ है, संघर्ष किया हुआ है उनके साथ में। लेकिन ये कहें कि विरोध प्रदर्शन, इस तरह का विरोध प्रदर्शन तो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो वही कह रहा है कि घर की चार दीवारी में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्र की मध्यम वर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया हुआ था। और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना। लेकिन यहाँ पे एक चीज खास बात क्या है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्र की जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं वही इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही, बाकी ऐसा हो नहीं रहा है। तो एक तरह से ये भी हम देख लेंगे कि कौन से जो है वो नाजुक पहलू है इसके, उस पर भी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। पहले देखेंगे जो अच्छे अच्छे पहलू हैं क्या है। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जुलूसों, सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना प्रारंभ किया। डेट याद रखेंगे 1905 का। आप बंगाल विभाजन के बाद उपजा स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में ये सारी चीजें हो रही हैं। और कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन हमारे यहाँ पे हो रहे हैं सब में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। इवन इसके बाद में जो आंदोलन होंगे उसमें शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय महिलाओं के अलावा इनसे ये कह सकते हैं प्रेरणा लेते हुए, ये कह सकते हैं कि इनसे मोटिवेट होते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, वो जो गरीब हैं, वो भी हिस्सा लेना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, तो गांधी जी के जब चरण आएगा वहां पर देखेंगे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, महिला संगठन जो महिलाएं हैं, चाहे वो गरीब हो या शहरी क्षेत्र की मध्यम वर्गीय महिलाओं, सबने हिस्सा लेना है आंदोलन में प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो इसकी नींव कहाँ से पड़ी है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905 से नींव पड़ी हुई। ठीक, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में कौन कौन शामिल नहीं हुआ, एक बार देख लो। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन भी किया है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या है, हिस्सा नहीं लिया हुआ है। तो कौन कौन है इनमें, बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल का जो है वो समर्थन किया है। यहाँ पे क्या है, या तो वो न्यूट्रल रहे हैं, या तो वो न्यूट्रल रहे हैं, और या फिर क्या है, वो इस बंगाल विभाजन का उन्होंने समर्थन किया है। जैसे कि हमने बताया होता ना, क्यों ऐसा कर रहे अंग्रेज, सांप्रदायिकता का खेल खेल रहे थे, अलग कर दिया था। एक सांप्रदायिकता का एक जो उभार है वो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अलग कर दिया था, धर्मों में बांट दिया गया था। इस धर्म के इधर, उस धर्म के इधर। तो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दोनों बंगाल में आप देखेंगे इस तरह से वहां पे क्या है, सांप्रदायिकता को उभारा गया हुआ था। और या क्या कहा गया था, कहा गया था कि आपका एक अलग राष्ट्र होगा, आपका एक अलग राज्य होगा, इसमें आप मुगल साम्राज्य के तहत जो सॉरी मुगल साम्राज्य के तहत जिस तरह से आप शासित होते थे, बिल्कुल उसी तरह से आप जो है यहाँ पे भी शासित होंगे। तो क्या है, आपका अलग जो है वो एक तरह से राष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन का कई सारे मुस्लिम नेताओं ने समर्थन किया हुआ था। चोटी के जो नेता थे जैसे अब्दुल रसूल है, लियाकत हुसैन है, गजनवी मुस्लिम नेता जैसे हैं, ये सारे जो है वो बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है,
ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा घोषित किया कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वी बंगाल एक नया राज्य प्राप्त हो जाएगा, जिसमें क्या है, जैसे मुगल साम्राज्य में हम शासित होते आए हुए थे, उसी तरह से क्या है, हम खुली जिंदगी जी लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए, इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो नाम याद रखेंगे, कौन कौन जो है वो बंगाल विभाजन का समर्थन किया, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? अब्दुल रसूल है, लियाकत हुसैन है, और गजनबी मुस्लिम नेता जो है ये यहाँ पे इससे दूर रहे हैं, या फिर बंगाल विभाजन का समर्थन किया है इन्होंने। ओके, तो ये सारी चीजें हो रही। सामाजिक आधार आपने देख लिया हुआ, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट इस भी इसके देख लेते हैं, इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सूरत विभाजन, ठीक है। सूरत विभाजन किस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या इसके नेगेटिव पहलू है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। हाँ, सबसे पहला है, इस प्रकार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज्यादा व्यापक नहीं रहा था, हमने देखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो जमींदार है उसका कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं, शहरी तथा अ, कस्बों के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों ने ही इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ था। बाकी इसमें देखेंगे कई सारे जो है वो लोग, जो जो वर्ग के लोग हैं वो शामिल नहीं हुए थे। वो कौन कौन से शामिल नहीं हुए, यहाँ पे देख लो। ना मजदूर शामिल हुए थे, ना ग्रामीण किसान, ना फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, ना ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं शामिल हुई थी, ना ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं वो भी नहीं शामिल हुए थे। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा वर्ग एक है वो शामिल होता है, वो कौन है? जमींदारों के कुछ वर्ग, जैसे कि विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्गीय लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग इसमें लिया हुआ है। बाकी बहुत दूर तक ये आंदोलन नहीं चला हुआ है, ठीक है। और आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वमुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। और कुछ थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाएं, लेकिन बहुत व्यापक नहीं थी। क्या हुआ इस दौरान? ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे कि ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गई थी। एक छोटा सा हिस्सा है जो कि आप देख सकते हैं कि ईस्ट में ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, और बाकी कहीं भी देश में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। किंतु आंदोलन विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका था। फिर वो यहाँ पे ये चीज तो लिखी है, आपको अंडरस्टूड है, लेकिन क्या है कि मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, तो ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो और भी किसान हैं, जो ग्रामीण में रहने वाले, जो गांव में रहने वाले किसान, उनको भी प्रभावित नहीं कर सका है। हमने देख लिया हुआ है, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है क्या है, केवल निम्न मध्यम वर्ग के लोग ही इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके। क्या कारण रहे थे वह देखेंगे। अंग्रेज सरकार ने पहले से ही सतर्क होकर मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई तथा उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रही थी। हमने देखा हुआ है कि किस तरह से जो नेता है, चोटी के नेता, वो या तो बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि क्या न्यूट्रल हैं, एकदम से मतलब तटस्थ रह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, दूर रहे बिल्कुल से। हम्म, तो ये इसके निगेटिव एस्पेक्ट हैं। क्या किया हुआ है इन्होंने? सतर्क मुसलमानों को पहले से विभाजित कर दिया था, उनको अलग एक राज्य दे दिया हुआ था कि आप यहाँ पे जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहिए। हाँ, वहाँ पे जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी चीजें आपको देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकार के सहयोग से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। वैसे दिसंबर 1907 6 की बात है, लास्ट की बात है। 1907 में इसका पूरा जो है वो किया गया था, करता था, लेकिन फिर भी आप जो चलन में है 1906। सरकार के सहयोग से वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका प्रयोग जो है वो अंग्रेजों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को विफल बनाने में भरपूर मात्रा में किया हुआ है, ठीक है। भरपूर जो है इस मुस्लिम लीग का सहयोग लिया गया था। भरपूर जो है इसको इसका सहयोग लिया गया था, इसी वजह से इसका गठन किया गया है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार किसी तरह से विफल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले इसका अखिल भारतीय स्वरूप का है आंदोलन का, एक बार देख लो।
बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में फैल जाता है। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने आंदोलन के खिलाफ जो है आंदोलन के अखिल भारतीय प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पे कौन, हमने शुरू से ही देखा हुआ है, कि यहाँ पे ये बुकिस्ट लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू से हमने देखा हुआ है कि लाल बाल पाल जो है, लाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो है तिगड़ी या अरविंदो घोष जो है, यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं, चारों जो है वो सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं और अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में बाल गंगाधर तिलक का सहयोग जो है वो जो इनकी प्रेरणा है, ये कह सकते हैं, जो इन्होंने काम किया हुआ है, इनके ही कह सकते हैं कि जो प्रयास हैं, उनके प्रयासों के द्वारा पूरे भारत में इसका प्रसार होता है। इन्होंने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है कि किस तरह से ये विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का 1905 और 1906 में, जब कांग्रेस जो है वो इसको सिर्फ बंगाल में ही रखने की बात करता है, पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को चला जाने के पक्ष में नहीं होती है, तो बाल गंगाधर तिलक ही है वो जो बोलते हैं कि नहीं ये गलत है। अब इस समय जनता परिपक्व हो चुकी है, पूरे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में अखिल भारतीय स्वरूप स्तर पर क्या इसको लागू किया जाए, घोषणा की जाए ऐसे। तो यहाँ पे जो अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में जो महती भूमिका निभाई है, किसने निभाई है, वो निभाई है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, पहले से देखी हुई है कि किस तरह से बाल गंगाधर तिलक जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं, इसको पूरा जो है इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाया जाए। तो वो क्या है, इसका स्वरूप कैसा देखना चाहते थे, पूरे भारत में इसकी जो है हलचल होनी चाहिए। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार असफलता के क्या कारण है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, इसका थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज सूरत विभाजन के बारे में, जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग आज देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या क्या कारण थे। 1908 तक स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद, यद्यपि यह चरण जो है वो भूमिगत क्रांतिकारी चरण है, से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका हुआ। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो असफल हो गया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या कारण था, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो असफल हो गया, अपने जो है वो जो उसके कह सकते हैं लक्ष्यों में, अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका। स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका, क्या आप ऐसा मानते हैं? टिप्पणी करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो आप ये सारी चीजें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद जो था, यद्यपि यह चरण जो है वो भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था, ठंडा पड़ चुका था। इसमें पहला पॉइंट क्या है, कठोर दमन का सहारा लेना है। यहाँ पे कठोर जो है दमनात्मक रुख यहाँ पे, तो जिस तरह से बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं दमन किया गया था, वो स्थिति आप देखेंगे, खूब लाठीचार्ज किए जाते थे और लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कठोर जो है वो दमन का सहारा लिया था अंग्रेजों ने। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका था। ये बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए उसका संगठित होना बहुत जरूरी होता है। एक पार्टी का स्वरूप जो है वो होना चाहिए, नहीं तो क्या है वो असफल हो जाएगा आंदोलन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि राष्ट्रीय एक आंदोलन जो है वो सक्रिय संगठन या पार्टी का स्वरूप जो है या रूप नहीं ले सका। दूसरा है, आंदोलन आगे चलकर क्या है, नेतृत्व विहीन हो गया है। कई सारे जो चोटी के नेता होते हैं या तो संन्यास ले लेते हैं या फिर वो सक्रिय राजनीति से उसमें संन्यास ले लेते हैं, या फिर कई लोग क्या विदेश चले जाते हैं और कई नेताओं को जेल में भी डाल दिया जाता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो आंदोलन है वो कैसा है, नेतृत्वहीन है। यहाँ पे कोई उसका नेतृत्व करता नहीं है। और इसी समय अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया होता है। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में हुई। तो यहाँ पे जो आंतरिक झगड़ा है ये भी असफलता का कारण है, क्योंकि जो है मत एकता नहीं थी और इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन, अस्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है, तो मेन पहलू में तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन असफल नहीं हो सका, उसमें कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़ा एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक तरह से कारण है। तो इस पे आपको चर्चा करने के लिए बोल सकता है क्या कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन असफल हुआ। इसके कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़ा। क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो क्या इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करिए, इस पे टिप्पणी करिए, ऐसे आपसे बोल सकता है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने देखा हुआ क्या है, मतभेद रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद में सूरत विभाजन हो ही जाता है 1907 में, तो उस पर हम लोग चर्चा बाद में करने वाले हैं, अभी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका हुआ था। हमने देखा हुआ था क्या यह सिर्फ उच्च मध्य और जमींदारों तक ही सीमित रहा था। जो महिलाएं थी वो भी कैसी थी, शिक्षित मध्यम वर्गीय जो परिवार से थी वहीं से वो आ रही थी, बाकी कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे उच्च और मध्य तथा जमींदार तक ही सीमित रहा है। मुसलमान और किसानों को प्रभावित करने में पूर्णतः असफल रहा है। हमने ये सारी चीजें देखी हुई थी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो भी किसान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कह सकते हैं छात्र हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सारे के सारे उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, यहाँ पे शहरी मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय आप कह सकते हैं परिवार के हैं, जमींदार हैं यहाँ पे शामिल है। कोई भी आप कह सकते हैं किसान या नीचे तबका का लोग इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये क्या है, प्रभावित करने में पूर्णतः असफल रहता है। और असहयोग एवं सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप में ही रहे, ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके यहाँ पे। तो असहयोग एवं सत्याग्रह ये मुख्यतः आप देखेंगे इनका भी बोलबाला यहाँ पे रहा है, लेकिन ये गांधी जी आए हैं तब ऐसे ये जो आंदोलन चले हुए सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो तब कारगर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कहें कि ये बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असहयोग एवं सत्याग्रह आंदोलन दोनों ही क्या है, बहुत व्यवहारिक रूप नहीं ले सके थे, लोगों ने इसका खूब उल्लंघन किया है। एक्चुअल में सत्याग्रह का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, एक्चुअल में सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन का जो है वो क्या किया गया, इसका पालन नहीं किया गया है। ओके, तो ये सारे मुद्दे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन में देखो किस तरह से, यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है मेंस में कि यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। विवरण दीजिए, विश्लेषण करिए, इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करिए, विश्लेषण करिए, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो विश्लेषण करना है आपको कि क्या क्या कारण थे जिस वजह से क्या है ये अपनी जो सफलता है पूर्णतः जो वो सफल नहीं हो सका। लेकिन इसकी उपलब्धियां भी आपको गिनानी है। तो सीधे सीधा दो पार्ट में इसको क्वेश्चन को डिवाइड करना है और लिख देना क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आंदोलन जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी तथा इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। ठीक है, तो क्या क्या दूरगामी परिणाम हुए उस पर भी आप लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या दूरगामी परिणाम हुए हैं। अब जो महिलाएं थी, जो छात्र थे, वो आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर रहे थे। आज जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, वो देखेंगे यहाँ पे क्या सीधे तौर पर जनसभाओं में भाग लेना, हिस्सा लेना, आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर रहे हैं। ये सारे जो तरीके हैं और क्या दूरगामी परिणाम हुए, जो साधन उन्होंने अपनाए हुए थे,
कि जिस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा देना, आप विदेशी वस्तुओं को क्या बहिष्कार करना, इसके देखेंगे ये जो तरीके हैं, ये सारे के सारे अब जो आंदोलन होने वाले हैं, जो गांधी काल में होने वाले हैं, उस सारे के सारे आंदोलनों में ये जो साधन अपनाए गए हैं उनको दोहराया जाता है बार बार। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पे सत्य और अहिंसा गांधी जी लाते हैं वहां पे, लेकिन ये सारे साधन भी वहां पे, जितने भी साधन हैं जो अभी यहाँ पे इनका जो चलन हुआ है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में, ये सारे साधन यहाँ पे अपनाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह आंदोलन भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी और इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए हैं। दूरगामी परिणाम क्या हुए कि अब जितने भी आंदोलन होंगे, सबकी जो पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं आधार प्रदान कर रहा है 1905 का स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अगला पॉइंट, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली हुई थी। तो ये सारे कारण आपको लिखने हैं, ये सारे कारण आपको लिखने हैं कि किस तरह से जो है दूरगामी परिणाम हो रहे हैं यहाँ पे, एक प्रमुख घटना किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या इसके जो है लाभ हुए, क्या क्या लाभ हुए, एक बार देख लो। क्या, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली हुई थी। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्ग यथा छात्र, महिलाएं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे कौन कौन भाग ले रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी भाग ले रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत है लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। छात्रों ने हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया, छात्रों ने हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ पे और क्या चीजें हो रही हैं, महिलाओं ने भी, छात्रों ने और महिलाओं ने भी हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। देखता हूं समझ में आएगा। यहाँ पे छात्र, छात्रों ने हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, महिलाओं ने भी हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या है, जो ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण लोग, इन्होंने भी हिस्सा लेना प्रारंभ। तो अगर आप लिखते होंगे तो क्वेश्चन इसमें सारी चीजें शामिल करेंगे। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्ग जैसे कि छात्र, महिलाएं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया, भाग लिया, यहाँ पे हिस्सा अपना लिया। ठीक है, और इसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे कि उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद में देखा हुआ किस तरह से सक्रिय आंदोलन जो है अब हिंसा का भी सहारा लिया गया। ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रारंभिक समाजवाद एवं याचिका तथा प्रार्थनाओं से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में आपको परिलक्षित होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी स्वरूप हैं, जो भी आंदोलन के जो स्वरूप होते हैं, जो भारत में जो चलाए गए हैं आंदोलन, सबका जो है एक ही आंदोलन में आपको क्या है, रूप देखने को मिलेगा, अस्तित्व देखने को मिलेगा। क्या है, उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद तक, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद और याचिका प्रार्थना समाज से लेकर असहयोग एवं सत्याग्रह जैसे ये सारे जो पहलू यहाँ पे एक ही आंदोलन में आपको देखने को मिलेंगे। और आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र जो है वो राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा था, साहित्य, विज्ञान और उद्योग जगत में भी इसने बहुत ज्यादा प्रभाव, काफी बड़ा प्रभाव छोड़ा हुआ था। जिस तरह हमने देखा हुआ था, साहित्य विज्ञान में भी कई सारी चीजें जो है हो रही थी। उद्योग जगत किस तरह से फल फूल रहा था, हथकरघा, माचिस उद्योग, केमिकल फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, वहां पे स्टोर खोले जा रहे थे। ठीक है, तो ये राजनीतिक जगत तक ही शामिल नहीं रहा है, इसमें कई पहलू भी और शामिल किए गए जैसे कि साहित्य है, विज्ञान है, उद्योग जगत भी पर भी जो है इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा हुआ था। साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं
संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष जो वो अनावृत कर दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया था, दिखा दिया था कि भाई अंग्रेज जो है वो हमें शिक्षित करने नहीं आए हुए हैं, हमें लूटने आए हुए, हमारा शोषण करने आए हुए हैं और कर भी रहे हैं इस तरह, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में सहायता मिली है। तो ये भी आप देखेंगे जो अब भविष्य में जितने भी आंदोलन होंगे, तो ये भी क्या है, लोग क्या है, गलतियों से सीखता है, लोग गलतियों से सीखते हैं। तो इसी तरह से इसको भी आप देखेंगे जो अगले चरण में जितने भी हमारे यहाँ पे जो आंदोलन होने वाले हैं, अगले जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो चरण है, वहां पे जो भावी राजनीति है उसको तय करने में ये 1905 का स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन काफी मायनों में सहायता कर रहा है, ठीक है, काफी मायनों में सहायता कर रहा है। और आगे सारी चीजें देखेंगे कि जो गलतियां 1905 के स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में की गई हैं वो जो है आगे ना दोहराई जाए, आगे ना दोहराई, ठीक है। तो आपको हमने मेंस का भी डिस्कस कर दिया, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आप लिखना है, अगर आपको तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप बाकी सारी चीजें हम लोग बाद में अभी करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे कि कांग्रेस का स्व विभाजन कैसे हुआ है। हाँ, इस पर डिस्कस करते हैं, तो इसको कल से बढ़िया से बेहतर तरह से करेंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ है। तो कांग्रेस का स्व विभाजन किस तरह से हो सकता है? आपको लग रहा है कि पहले से शुरू से ही दोनों में क्या है कि जो मत एकता नहीं थी, उदारवादी और उग्रवादी दोनों क्या है, दोनों में मत एकता नहीं थी, दोनों क्या कर रहे थे, अलग अलग अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे और दोनों में मतभेद सामने उभर के आए हुए थे। जब 1905 में अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उसमें भी कुछ ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाए और जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन है उसको पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इसको फैलाया जाए। एक उदारवादी क्या कहते थे कि अभी जनता जो है वो तैयार नहीं है और अगर हमने इसको पूरे इसको देश में फैलाया तो हो सकता है जो हमारे अधिकार वो भी छिन जाए और जो सुधार की प्रक्रिया वो भी कहीं ना कहीं मतलब धीमी हो जाए। तो दोनों में साफ साफ मतभेद दिखते हैं। 1905 की हम बात करें या फिर 1906 की बात करें, दोनों में ही उदारवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अध्यक्ष नहीं बन पाए और बाकी जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि भाई बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करें और उसमें प्रस्ताव ये पारित किया जाएगा कि संपूर्ण देश में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इस आंदोलन को पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। तो यहाँ पे उदारवादी चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए और इसी में कुछ चीजें मतभेद होती हैं, मत एकता होती नहीं है और 1907 में ये जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कांग्रेस का जो विभाजन जो 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 आ, आ, मतलब सेशन होता है वो सूरत में होता है और यहाँ पे 1907 में इसका विभाजन हो जाता है, कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि है, लेकिन किस तरह से पृष्ठभूमियां चली हुई है इस पे हम लोग क्या है कल गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस का सूरत विभाजन की हम लोग बात कर लेंगे और इसके बाद में उदारवादी और कुछ उग्रवादी में अंतर क्या है इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इस पे हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आगे की राह क्या हुई है, सरकार की रणनीति किस तरह से हुई, इस पे हम लोग बात करेंगे। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अमित अन अकेडमी अंडर स्कोर अमित कपूर, अन अकेडमी अंडर स्कोर अमित कपूर, इससे मुझसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। मेरे सारे कोर्सेज जो कि मैं क्या क्या करा रहा हूँ मैंने आपको बता दिया हुआ है, मैंने क्या क्या करा रहा हूँ। मैं आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ, ओवरऑल हिस्ट्री रहेगी, एंशियंट मेडिवल वर्ल्ड और पूरी हिस्ट्री। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी समरी करेंगे ज्योग्राफी की। इसके बाद में हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं 4 बजे, तो इस पर आप स्पेशल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे पोर्शन है, मेरा लगभग लगभग पूरा पोर्शन मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे एक साथ में ही सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। हाँ, सारे एक ही टीचर के आपको कोर्सेस मिल जाएंगे एक साथ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस पे डिस्काउंट भी मिल रहा है जो कि आप देख रहे हैं कि गेट 10% डिस्काउंट कोड क्या है यूज करेंगे, वो कोड है AMR10,
कैपिटल ए, कैपिटल एम, कैपिटल R10, इसको आप यूज करेंगे। इसको खूब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लास है अभी 4-5 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है, कहाँ पे, स्पेशल क्लासेस में, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं हिस्ट्री का MCQ करा रहा हूँ, जो कि NCERT है पूरा ओवरऑल, इसके बाद मैं उसकी समरी कराऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको ज्वाइन करेंगे, और इसको ज्वाइन करते खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।